दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। और आज दिनांक है 17 सितंबर। और आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई हैं भारत में और विश्व में। आज के दिन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, किन व्यक्तियों का आज निधन हुआ था, और आज कौन सा उत्सव है, कौन सा दिवस है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 17 सितंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो बात करें 1630 में अमेरिका के बॉस्टन शहर की स्थापना हुई थी। किसकी? बॉस्टन शहर जो है उसकी स्थापना हुई थी आज ही के दिन। बात करें 1761 में तो कोसा ब्रूमा का युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? कोसा ब्रूमा का जो युद्ध था वो आज ही के दिन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। बात करें 1948 में हैदराबाद का रियासत जो था वो भारत में विलय हुआ था। जो हैदराबाद के राजा थे उनकी जो विलय थी वो भारत में हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हैदराबाद रियासत के समय भारत के किन व्यक्ति के, मतलब वो किस पद पे आसीन थे और कौन व्यक्ति थे जिनका सबसे बड़ा योगदान था हैदराबाद रियासत को भारत देश में मिलाने में। उनकी स्टैचू बनी है। बस इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1949 में दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको द्रमुक की स्थापना की गई थी, वो आज ही के दिन हुई थी। क्या हुई थी? आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अगर बात करें 1974 में बांग्लादेश, ग्रेनेडा और गिनी बिसाऊ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे, वो आज ही के दिन शामिल हुए थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1982 में भारत और सिलोन, जिसको आज हम श्रीलंका बोलते हैं, के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच वो खेला गया था। कब? 1982 में, आज ही के दिन। अगर बात करें 1995 में तो चीन की राजधानी बीजिंग में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अंतिम चुनाव संपन्न हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? बीजिंग में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अंतिम चुनाव जो था वो संपन्न हुआ था। अगर बात करते हैं 1956 में तो भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? जो भारतीय तेल है और प्राकृतिक गैस, जो हमारे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गए, ये सारी चीज़ों का गठन किया गया था। और ऑयल का आपको पता ही, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन ऑयल होते हैं, इन सब के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? आज ही के दिन 1956 में। अगर बात करें 1957 में तो मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। कहाँ पे शामिल हुआ था? संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था मलेशिया जो था। बात करें 1999 में तो ओसामा बिन लादेन, जो भारत के विरुद्ध जिहाद का ऐलान किया था। क्या किसका ऐलान किया था? जिहाद का ऐलान कर दिया था ओसामा बिन लादेन ने। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जो अमेरिका पे ट्रेड फेयर पे हमला किया था और इसको अमेरिकी सेना ने मारा था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस देश में इसको मारा गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सन 2000 में जाफना प्रायद्वीप का चवाक छेड़ी शहर लिट्टे से मुक्त हुआ। किससे? लिट्टे से मुक्त हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की बात करते हैं तो 2001 में
अमेरिका ने स्पष्ट किया कि कश्मीर पर पाक के साथ कोई सौदेबाजी नहीं हुई थी। किसके साथ? पाक के साथ कोई भी सौदेबाजी नहीं हुई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सन 2002 में इराक ने संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों को बिना शर्त देश में आने की अनुमति दी थी। किसको दी थी? इराक ने। किसको दिया था? संयुक्त राष्ट्र को हथियार निरीक्षकों को बिना शर्त देश में आने की अनुमति दी थी। अगर बात करें 2004 में, तो यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। अभी बात हो रहा है मालदीव का, तो अभी मालदीव में इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें अभी एंटी इंडियन और एंटी चाइनीज उसमें कैंपेन चल रहा है। अभी मैं आपको करंट अफेयर से भी अप टू डेट करता हुआ चल रहा हूँ। तो ये अभी कैंपेन चल रहा है। अब सेकेंड राउंड का इलेक्शन बाकी है वहाँ पे। अब उसमें पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए किसकी सरकार बनती है वहाँ पे मालदीव में। और इसके पड़ोसी देश जो है मालदीव के, वो श्रीलंका हैं और भारत हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सन 2000 में हवाना में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो कांगो के शांति मिशन पर रवाना हुए थे। कांगो आपको पता ही है ना, कांगो की शांति के मिशन के लिए ये रवाना हुए थे। गुटनिरपेक्ष देशों की 2 दिवसीय शिखर बैठक हवाना में संपन्न हुआ था और भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्यूबा के अस्वस्थ राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से मुलाकात की थी। गांधार विमान अपहरण में अलकायदा के हाथ होने की पुष्टि हुई थी। अब विश्व हॉकी कप में भारत को 11वां स्थान मिला था। कौन सा स्थान मिला था? 11वां स्थान मिला था। क्लियर हो गया आप सभी को? ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। ये 2006 की घटनाओं के बारे में है और यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2008 में जहाज रानी राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2006 प्रदान किए थे। क्लियर हुआ आप सभी को? कौन सा पुरस्कार? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय संरक्षा पुरस्कार 2006। बात करें 2009 में, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 123 भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए। दिल्ली की 2 और बिहार की 18 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जो थे वो संपन्न हुए थे 2009 में आज ही के दिन। कहाँ पे? दिल्ली में और बिहार की 18 विधानसभा सीटों के लिए। क्लियर हुआ? अब 123 भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं न्यूयॉर्क के जैकोब पार्क में वॉल स्ट्रीट घेरो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके पार्क में? वॉल स्ट्रीट घेरो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन हुई थी। बात करते हैं 2017 में, तो कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी थी पीवी सिंधु जी। कौन बनी थी? पीवी सिंधु। कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय शटलर थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 17 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 17 सितंबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। बात करें तो सीताकांत महापात्र जी जो उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनका भी जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें अनागारिका धर्मपाल जी का, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1864 में हुआ था। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी जो भारतीय व्यंग्य चित्रकार कार्टूनिस्ट थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1867 में हुआ था। बात करें ईवी रामास्वामी नायर जी का, जो तमिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका भी जन्म 1879 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं मकबूल फिदा हुसैन जी का, जो भारतीय चित्रकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1915 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करते हैं लालगुड़ी जयरमन जी का, जो भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। बात करते हैं पेरियार ईवी रामासामी जी का, जो भारतीय समाज सुधारक थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था।
CG कृष्णदास नायर जी एक शिक्षक, एक धर्मतु वैज्ञानिक थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था। बात करें भक्ति कारुस्वामी जी का, जो भारतीय आध्यात्मिक नेता थे। इनका भी जन्म आज ही के दिन 1945 में हुआ था। बात करते हैं जोगिंदर जसवंत सिंह जी का। इनका भी जन्म 1945 में आज ही के दिन हुआ था। ये भारतीय थल सेना के 22वें सेनाध्यक्ष थे। कौन से? 22वें सेनाध्यक्ष थे। बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो इनका भी जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था और ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे और हैं, अभी भी हैं। बात करें 1929 में अनंत पै, अभी तो देश के प्रधानमंत्री भी हैं मोदी जी। अनंत पै जो भारतीय शिक्षा शास्त्री, अमर चित्रकथा के संस्थापक थे। इनका भी जन्म 1929 में आज ही के दिन हुई थी। बात करते हैं I.K. कुमारन का। 1903 में आज ही के दिन जन्म हुआ था और ये माही क्षेत्र से फ्रांसीसियों का शासन हटाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में, क्योंकि आज किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन नहीं हुआ था, इसीलिए वो इस क्लास में नहीं है। तो अब हम बात करेंगे आज के उत्सव और महोत्सव के बारे में। तो बात करते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा जयंती है। तो ये हर 17 सितंबर 2023 को आज ही के दिन, रविवार है आज ही के दिन ये मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा प्राकट्य दिवस हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। क्या की जाती है? क्लियर हुआ आप सभी को? जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल सृष्टि के सबसे बड़े और अद्भुत शिल्पकार विश्वकर्मा जी की पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा जी सृष्टि के पहले शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी भगवान विश्वकर्मा जी को दी। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर छोटे बड़े प्रतिष्ठानों, कारखानों, विशेष तौर पर औजारों, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों और दुकानों आदि की पूजा की जाती है। दरअसल विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में देवी देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे, इसलिए उन्हें वास्तुकार और निर्माण का देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ने इंद्रलोक, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका एवं हस्तिनापुर में, कलयुग में जगन्नाथपुरी आदि का निर्माण किया था। इसके अलावा शिव जी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र और भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा वे देवता हैं जो हर काल में सृजन और निर्माण के देवता रहे हैं। विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी माना जाता है। संपूर्ण दृष्टि में जो भी चीज़ें सृजनात्मक हैं सब भगवान विश्वकर्मा के देन हैं। इस कारण से किसी कार्य को देन है। निर्माण और सृजन से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये विश्वकर्मा पूजा के बारे में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व रोगी दिवस। किस किस को पता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? एनीवन कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। तो आपको मैं बता दूं कि 2023 का जो थीम है रोगी सुरक्षा के लिए मरीजों को शामिल करना, यही इसका थीम है 2023 का। अब ये हर साल मनाया जाता है और जागरूकता इसका मेन उद्देश्य होता है। मकसद तो यही होता है किसी भी दिवस को मनाने का। अब इसका विकसित जो हुआ था वो कैसे हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि
तो देखभाल प्रणाली विकसित हुई थी, रोगी देखभाल को जटिलता बढ़ गई थी। इस गतिशील वातावरण में रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई थी, जिस पर निरंतर ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता थी। इसीलिए इसका परिलक्ष्य हुआ था। आपको बता दिया कि इस बार का जो थीम है वो भी बता दिया मैं आपको। क्लियर हो गया। अब इसको मनाने का जो मेन मकसद जो है, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व और रोगी की सुरक्षा से जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना होता है। विभिन्न अन्य हितधारकों को शामिल करना, स्वास्थ्यकर्ताओं रोगियों की सुरक्षा में सुधार के लिए बेहतरीन रणनीति अपनाना, रोगी हितधारकों की प्राथमिकता के रूप में स्वास्थ्यकर्ताओं की सुरक्षा में पहचान और निवेश करने वाली सभी हितधारकों द्वारा तत्काल और टिकाऊ कार्यों को लागू करना, रोगियों की सुरक्षा के लिए सभी चिकित्सकों के साथ अन्य कर्मियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं को अनुशासित और सुरक्षित बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। और जो मैं आपको थीम बताया था वो थीम तो आपको बता ही दिया मैंने, इसीलिए ये चीज़ मनाया जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में। जैसे कि हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात हो रही है, तो ये हैदराबाद में एक राजा थे, उनका शासन था यहाँ पे, है ना। और ये 1948 में हैदराबाद जो था वो निज़ाम के शासन से आज़ाद हुआ था। और अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने की एक साल से भी अधिक समय बाद 17 सितंबर 1948 को निज़ाम के शासन से आज़ाद हुआ था। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद की मुक्ति कब हुई थी। पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया, अब इसके बारे में आपको समझा दूं कि महत्व क्या है। तो आधिकारिक तौर पे कल्याण कर्नाटक मुक्ति दिवस विमोचन दिवस के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद कर्नाटक मुक्ति दिवस भारत के कर्नाटक के विभिन्न जिलों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है। हर साल 17 सितंबर को आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम 1948 में हैदराबाद के भारत में एकीकरण की याद दिलाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आधिकारिक हैदराबाद कर्नाटक मुक्ति दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। अब इसकी महत्व क्या है? तो ऐतिहासिक महत्व 17 सितंबर 1948 से है, जब पूर्ण निजाम जो थे वो शासन करते थे हैदराबाद राज्य पर और भारतीय संघ का हिस्सा बन गया था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। और इस घटना के बाद से वर्षों में तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भी उत्सव के मामले में इसे अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। अब भारत का जो था वो विभाजन का प्रसंग जो है 1947 में भारत के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर की रियासतें, मतलब जो राजा लोग थे उन लोगों की रियासतें जो थी अपने अपने क्षेत्रों के भीतर स्वशासन का आनंद लेते हुए ब्रिटिशों के साथ सहायक गठबंधन से बंधी हुई थी, जिससे ब्रिटिशों को उनके बाहरी संबंधों पर नियंत्रण मिल गया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ अंग्रेजों ने इस गठबंधनों को त्याग दिया, जिससे रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प चुनने का विकल्प मिल गया था। बात करें तो 1948 तक अधिकांश रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया था। फिर भी एक उल्लेखनीय अपवाद रह गया। हैदराबाद निजाम मीर उस्मान अली खां आसफ जहाँ 7th एक मुस्लिम शासक जो मुख्य रूप से हिंदू आबादी की अध्यक्षता करता था, स्वतंत्रता का पीछा करने का फैसला किया और एक अनियमित सेना की मदद से इसे बनाए रखने का प्रयास किया। अब हैदराबाद का जो ऐतिहासिक विलय था आपको बता ही दिया। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस आज के लिए हम यही रहने देते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए।